Hi guys, welcome back to another video of Indian Economic Development। तो भाई और बहनों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 12वीं टर्म 1 चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज आप और हम लेकर आ गए हैं। आज बात करने जा रहे हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में और साथ साथ बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। एमसीक्यू के नजरिए से ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ हो जाओ तैयार एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। रुको जरा, सब्र करो। सो भाई और बहनों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जो मैं बताना भूल गया था पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भैया जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका टर्म 1 एमसीक्यू होने वाला है, तो ये चैप्टर जैसे ही खत्म होता है मैं और आप हम दोनों मिलकर करेंगे एमसीक्यू की तैयारी, दैट टू कंप्लीटली फ्री, और एक ऐसे सिस्टम में बैठ के तैयारी करेंगे जहां पर आप लोगों की रैंकिंग भी चलेगी, जहां पर आप लोग कॉम्पीट भी कर पाओगे प्लस वाले एनडीए या नो डाउट आर्मी वाले बच्चों के साथ। आप लोग यानी कि यूट्यूब वर्सेस नो डाउट आर्मी कंपटीशन नंबर 3 एपिसोड नंबर 3। जी हां, हम लोग लेकर आ रहे हैं इस वेडनेसडे को शाम को 4 बजे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एमसीक्यू कंपटीशन एपिसोड नंबर 3 एनडीए वर्सेस यूट्यूब। नोटिफाई मी पे क्लिक करें, कोड मांगे तो कोड इस्तेमाल करना है आपको। कौन सा? GAURAVJ, गौरव जे एज यूजुअल। यही कोड जो है आप लोगों के लगेगा और प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर लेना अगर अब तक नहीं किया हो। ये कोड यूज कोड गौरव जे टू एनरोल एंड गेट 10% ऑफ। ठीक है, तो मिलते हैं वेडनेसडे को शाम को 4 बजे। ठीक है, अब आप कंटिन्यू करो, चैप्टर खत्म करो। एमसीक्यू में टॉप करना ही नहीं करना, जीतना नहीं जीतना। चलिए और चलो बालकों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। क्या होता है भैया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, किस प्रकार से काम करता है? तो भाई ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारे यहां पर हमारे देश के अंदर लोग कौन से सेगमेंट में, कौन से सेक्टर के अंदर जो है कार्य कर रही हैं। इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर। कि भारत के अंदर लोग ज्यादातर कौन सी इंडस्ट्री में या कौन से सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। कौन सा सेक्टर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तीनों में से कौन ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तीनों में से कौन ज्यादा फायदा दे रहा है, इन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम भारत की बात करें तो एज यूजुअल जैसा कि हमने पढ़ा है कि हमारे यहां प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर होता है। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि हम लोग मेजरली एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करते थे। अगर बालक पुरानी वीडियो देखिए तो इस सवाल का जवाब दिए और जवाब देते ही अंदर से तो चौड़ जाना चाहिए, क्योंकि ये बात याद रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैंने जब इस वीडियो की शुरुआत की थी, यानी कि जब पहली वीडियो बनाई थी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की 3 वीडियो पहले, तो उन वीडियो के अंदर मैंने एक डेटा बताया था। वो डेटा था कि 1757 जब अंग्रेज आए नहीं थे या जब आ रहे थे उस समय कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई थी। चल जल्दी बता, किसी को याद है कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई थी? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना और बोल देना कि सर कॉमर्स वाले हैं, जब पढ़ते हैं तो दिल से पढ़ते हैं। तो बालकों उस समय करीब 85% पॉपुलेशन जो थी वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगी हुई थी। पर जब अंग्रेज हमारे यहां आ गए और जब वो जा रहे थे तो हमारी जो पॉपुलेशन थी वो करीब 72.7% वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। आप बोलोगे सर कम हो गई, मैं बोलूंगा कम नहीं हुई बेटा, बढ़ी है। कम नहीं हुई है, बढ़ी है। क्वांटिटी में जाओगे तो बढ़ गई है, परसेंटेज में कम हो गई है, क्योंकि भाई 200 सालों में पॉपुलेशन भी तो बढ़ी है ना। ठीक है, तो ऑल्दो टोटल परसेंटेज जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, बट अगर हम पर पर्सन काउंट करें, पहले 100 लोग काम कर रहे थे, 150 हो गए। ठीक है, ऑल्दो पॉपुलेशन पहले 120 थी, अब 400 हो गई है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज थोड़ा कम हो गया है, पर यहां पर अभी भी जो लोग थे वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री थे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। और एग्रीकल्चर सेक्टर है, समझ में तो आता है साला, पर दिल में नहीं बसता है। ठीक है, यानी ये ऐसा सेक्टर है जो कि एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर देता है, रोजगार तो दे देता है, पर कमाई बहुत कम देता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को हम बोलते हैं कि ये रोजगार खाने वाला सेक्टर है। यहां पर रोजगार तो खप जाता है पर उगलता कुछ भी नहीं है, बहुत कम पैसा जो है वो जनरेट करता है। इनकम जनरेशन रेट एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम है, जो बताता है
कि बैकवर्डनेस है हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अगला है अनबैलेंस ग्रोथ। हमारी जो ग्रोथ है वो अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस होने का मतलब क्या था कि हमेशा जब भी किसी इकोनॉमी को बढ़ना होता है तो उसमें 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर किसी भी इकोनॉमी को बढ़ना है तो इन तीनों सेगमेंट की जो ग्रोथ है वो बराबर होनी चाहिए, पर हमारे यहां ग्रोथ कुछ इस प्रकार से थी, यानी कि एक सेगमेंट बहुत बड़ा हुआ था जबकि बाकी 2 सेगमेंट बहुत ज्यादा डाउन थे। और क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा खेल है इसलिए भारत के अंदर पैसा जो है वो जनरेट नहीं हो रहा था। ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी सेट टू बी बैलेंस व्हेन ऑल 3 सेक्टर्स आर इक्वली डेवलप्ड। एमसीक्यू बन सकता है यहां से, ठीक है। बट इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओनली प्राइमरी सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, whereas the secondary sector and the tertiary sector are not even considerably providing employment। वो employment बहुत कम प्रोवाइड करा रहे थे। हम बोले तो वो इन्फेंट थे, अभी पैदा हुए थे भारत के अंदर। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। तो ये हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब पता है क्या? मेरे को नहीं पता था, बाद में पता लगा मेरे को बड़ा लेट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जो अपने इर्द गिर्द बिल्डिंग है, रोड है, डैम है, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? ये सब स्कूल्स है, ये सब किस में आते हैं? ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काउंट किए जाते हैं। इट रेफर्स टू बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, चाहे वो बिल्डिंग हो, रोड हो, पावर सप्लाई हो, ये सारे के सारे क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, जो कि ह्यूमन मेड होते हैं, ठीक है। ये हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करता है। अब समझना, अब अपना क्या है? अपने एक सिद्धांत बना हुआ है। वो सिद्धांत क्या है? कितने बोलना से सही करे हो। हमारे एक सिद्धांत बना हुआ है कि हमसे पूछे कि अंग्रेजों के समय भारत कैसा था, हम बोलते सर रद्दी था। छूटते बोलते सर रद्दी था, सर बिल्कुल वाहियात था, सोचते भी नहीं। पर ऐसा यहां पर नहीं था। सोच के देखो, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय रद्दड़ होता तो अंग्रेज व्यापार कैसे कर रहे होते? अंग्रेज भी तो यही व्यापार कर रहे थे। तो उस समय हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था, पर उसका डेवलपमेंट जितना होना चाहिए उतना नहीं था। समझ रहे हो? इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्दो एट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ग्रोथ, बट जितनी ग्रोथ चाहिए इंडिया जैसी कंट्री के लिए उस ग्रोथ के कंपैरिजन में काफी कम था। द स्ट्रक्चर वाज वेरी पुअर, ठीक है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑल्दो सम एफर्ट वर टेकन बाय द ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट लगाए हुए थे ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाए, जैसे रेलवे, पोर्ट्स, पोस्ट, टेलीग्राम एक्सेट्रा, रोड, ये सब उन्होंने बनाए थे। पर जिस लेवल के और जिस क्वांटिटी के अंदर बनाने चाहिए थे, वो क्वांटिटी और वो लेवल थोड़ा सा कम था। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बाल को? आगे बढ़े। आगे देखो, अगर हम आगे बढ़ते के करके सबके ऊपर बात करेंगे, सबसे पहले बात कर रहे होंगे रेलवे की। तो आपको पता है यार, रेलवे जो है ना वो जान है, इंडिया का हार्ट है। गवर्नमेंट के लिए टैक्स के बाद रेवेन्यू देने वाला सबसे बड़ा सेगमेंट है, जहां से पैसा जनरेट किया जाता है, जहां से रेकरिंग रेवेन्यू जनरेट होता है। अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत की। अगर अंग्रेज नहीं होते तो शायद हम रेलवे या तो आज बना नहीं पाते, या फिर अगर बना रहे होते तो अभी हम पैदा ही कर रहे होते रेलवे को, ठीक है। तो उससे प्लेस का बैरियर तो खत्म हो गया। मतलब एक शहर से दूसरे शहर तक आपको अगर सामान पहुंचाना तो आप पहुंचा सकते हो, खुद भी जाना तो जा सकते हो। पर ब्रिटिशर्स ने उस समय रेलवे को सिर्फ और सिर्फ खुद के फायदे के लिए रखा, यहां पर इंडियंस के फायदे के लिए रेलवे को कभी नहीं रखा। यानी भारत के लोगों के लिए रेलवे किसी काम का नहीं था, क्योंकि अब सिर्फ अंग्रेज थे जो कि अपने सामान को एक शहर से दूसरे शहर लेकर जा रहे थे। क्लियर हो गया? The benefit of railway was mostly restricted to Britisher during colonial period. पर colonial period खत्म होने के बाद इसने भारत को बहुत ज्यादा फायदा दिया। अगला हम बात करते हैं सर, अब रोड कैसी थी। तो भाई रोड की अगर मैं बात करूं तो रोड थी, पर रोड सिर्फ और सिर्फ वहां थी जहां ब्रिटिशर्स को जरूरत थी। यानी कि ये रोड नहीं बनाते थे, ये कनेक्टिंग रोड बनाते थे। क्या बनाते थे?
कनेक्टिंग रोड, कि भैया पोर्ट तक जाना है, ये बंदरगाह है, पोर्ट तक जाना है, तो यहां पर उनके ऑफिस से लेकर या हम बोले उनकी फैक्ट्री से लेकर इस बंदरगाह तक की उन्होंने रोड बनाई, बाकी सब खंजर पड़ा हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ड्यूरिंग colonial rulers was very limited due to scarcity of fund, and also the road were built primarily serve the interest to the Britishers in mobilizing their army and shifting of raw material, कि ब्रिटिशर्स की आर्मी को कहीं लेकर जाना है, सिर्फ वही रोड बनेगी। ठीक है, रॉ मटेरियल फैक्ट्री से उठ के बंदरगाह तक जाएगा या फिनिश प्रोडक्ट बंदरगाह से उठ के बाजार तक जाएगा, सिर्फ वही रोड बनानी है और कहीं भी रोड का गठन नहीं करना है। क्लियर हो गया। आगे अगर अपन बात करें तो पानी और हवाई जहाज, इनकी क्या कहानी थी। तो अगर हम बात करें वाटर ट्रांसपोर्ट, तो वाटर ट्रांसपोर्ट ऑल तो हम कह सकते हैं कि अच्छे लेवल पर उन्होंने कर दिया था, क्योंकि बेसिकली वो वाटर ट्रांसपोर्ट से ही अपना सारा का सामान बेचते थे। बट अगेन जितना भारत के लोगों के लिए होना चाहिए उतना नहीं था, सिर्फ ब्रिटिश ने खुद के फायदे के हिसाब से जितना ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता थी उन्होंने सिर्फ उस ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट किया। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन कैसा था, एक दूसरे से बात करने की कहानी किस प्रकार से होती थी, तो पोस्ट थे, टेलीग्राफ थे। टेलीग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है बात करने का, ठीक है, आप गूगल पर सर्च कर लेना टेलीग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो टेलीग्राफ थे, वो बहुत ज्यादा कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे उस समय। एक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो है वो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया कि अब आप बात करके वैसे टेलीफोन की तरह बात करके कार्य कर सकते हो, बट उसको उन्होंने इतना महंगा कर दिया, उसको उन्होंने इतना महंगा कर दिया कि जनरल पब्लिक के पास वो आए ही ना, क्योंकि इनको पता, बोले भारतवासी चाहे कैसे भी हो पर प्लानिंग करने में तो सॉर्टिंग आदमी, मस्त आदमी, ठीक है, अंदर ही अंदर कर लेते हैं सारे का सारा खेल। तो इसलिए उन्होंने इसको इतना महंगा कर दिया कि इंडिया के लोगों की, जनरल पब्लिक की रीच तक ये कभी भी पहुंच नहीं पाए। सबको समझ में आ गया, क्लियर है। इन्होंने सिर्फ उसको लॉ या ऑर्डर, जैसे कहीं भाई किसी किले पर कोई हमारे फौजी तैयार हैं ब्रिटिशर्स के, मतलब जब हम आजाद हो रहे थे तो कुछ फौजी तैयार हैं, तो भाई वहीं से बोले कोई इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचानी है तो उसके लिए टेलीग्राफ का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो वो पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, पर वो सारा का सारा काम कहीं और इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया। बट उस समय फिर वो पोस्ट के थ्रू होता था, चिट्ठी लिख रहे हैं भाई, बोले 4 दिन बाद हम चढ़ाई करेंगे उस पर्टिकुलर किले पे या उस पर्टिकुलर ऑफिस के ऊपर ब्रिटिशर्स के, बोले लेटर ही 6 दिन बाद पहुंच रहा, भाई कई 4 दिन पहले बोले चढ़ाई भी हो गई, हम निपट भी गए, सारा का सारा कार्य हो गया। समझ में आ गया बाल को, क्लियर है, इजी है। अब समझो, ये तो हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसके बाद इस चैप्टर में एक ऐसा टॉपिक और है जिसको मेजरली सब लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, पर हम उस टॉपिक को जरूर पढ़ेंगे क्योंकि वो टॉपिक एमसीक्यू के नजरिए से बहुत ज्यादा जरूरी है। वो है आपका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि ब्रिटिशर्स ने क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया, उनके आने से क्या हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा भी हुआ। ठीक है, तो उसके लिए तैयार है, नेक्स्ट वीडियो आएगी। और अगर अब तक आप लोग मेरे ब्रह्मास्त्र प्रीमियम को एनरोल नहीं कर पाए हो तो बालक फटाफट कर लो, क्योंकि हम लॉन्च करने जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र प्रीमियम का एक और वर्जन, ब्रह्मास्त्र प्रीमियम क्रैश कोर्स वर्जन। तो ब्रह्मास्त्र प्रीमियम क्रैश कोर्स बड़ी जल्दी आप लोगों के सामने लॉन्च कर दिया जाएगा, एक ऐसा क्रैश कोर्स जो आज से पहले भारत ने कहीं नहीं देखा था। जब हमने ब्रह्मास्त्र प्रीमियम लॉन्च करा, बहुत लोग थे चैट गए, बोले पैसे ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पर जब बच्चे उसके अंदर एनरोल हुए, हजारों की संख्या में जब बच्चे एनरोल हुए और जब उन्होंने वहां के लेवल को समझा, तो वो पता है मैं क्या बोलते हैं, बोले सर जी एक बात आपको बताते हैं, ठीक है, अंदर से, मतलब मैं नहीं बना रहा हूं, उन्होंने की बताई हुई है, बोले एक बात आपको बताएं, बोले सर अगर हम इससे 10 गुना ज्यादा पैसा दे देते ना तो भी आपने जो कंटेंट और जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है वो जस्टिफेबल, वो जस्टिफाई हो जाती। बोले इतना खतरनाक कंटेंट, इतनी शानदार तैयारी, इतनी बढ़िया फैसिलिटी के साथ आप लोग करा रहे हैं, ठीक है, तो वो सुन के दिल में थोड़ी खुशी होती है। तो अगर अब तक आप लोग एनरोल नहीं हो तो ब्रह्मास्त्र प्रीमियम क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल होने का सुनहरा मौका है, क्योंकि अगर आप अभी इसके अंदर एनरोल करते हो तो ब्रह्मास्त्र प्रीमियम बैच जो हमारा चल रहा है, जिसमें हम पूरा कोर्स करा रहे हैं,
उसकी लाइव क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। तो एनरोल करने के लिए बड़ा छोटा सा काम आपको करना है, आपको अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है यूजिंग कोड गौरव जे। आप जैसे ही इस कोड का इस्तेमाल करते हैं आपको 10% ऑफ मिलता है, वो दुनिया के सब कोड से मिलता है। बट इस कोड को लगाते ही आप लोग एक ऐसी आर्मी में भर्ती हो जाते हैं जो कि कॉमर्स वालों के लिए जान है और वो उनकी पहचान है। उस आर्मी का नाम है नो डाउट आर्मी। नो डाउट आर्मी एक ऐसी आर्मी है जिसके अंदर आने के बाद भारत का हर कॉमर्स का बच्चा सिर्फ एक ही बात बोलता है कि अब मुझे बनना है ऑल इंडिया रैंकर, और जो फैसिलिटी यहां मिल रही है उससे उस सपने को साकार करने का रास्ता उसको मिल रहा है। तो अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो भी आपको कोड लगाना है गौरव जे, गो फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। 3 महीने के पे है अवेलेबल, लेना चाहो तो ले सकते हो, बट व्हाट आई प्रेफर कि भैया 9 महीने का लोगे तो फायदे का है, क्योंकि प्राइस भी कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता पड़ता है 9 महीने का। पहली चीज, साथ साथ में जब आप 9 महीने का लेते हो तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों आप लोगों के लिए ओपन होते हैं। अगर 3 महीने का लोगे उसके बाद वापिस तुम 6 महीने का लोगे, लेना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, तो वो तुम्हें दुगने प्राइस का पड़ जाएगा। तो प्राइस बचाओ, कॉमर्स वाले हो थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर आप प्लस लेते हैं तो भी आपको गौरव जी का कोड लगाना है। दिस कोड इज मैंडेटरी इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, और कॉमर्स की ताकत और उसकी एकता ने इस कोड को वन ऑफ द मोस्ट अप्लाइड कोड्स बना दिया है अनअकैडमी K-12 सेगमेंट के अंदर, यानी कि क्लास 12 तक का सबसे ज्यादा अप्लाइड कोड की श्रेणी के अंदर ये आ चुका है। तो बालकों उसके लिए धन्यवाद, और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। और जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को दिए देता हूं, ऑल्दो मुझे शुरू में देनी चाहिए थी बट भूल गया मैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर खत्म करने के बाद उसको छोड़ते नहीं है, तो अब की बार वापस से मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं चैप्टर नंबर 1, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एमसीक्यू क्वेश्चंस, दैट टू कंप्लीटली लाइव। और जो हमारे ब्रह्मास्त्र वाले बच्चे, जो ये ब्रह्मास्त्र वाले बच्चे जिन फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं, वो फैसिलिटी एक दिन के लिए, एक क्लास के लिए आप सभी के बीच में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही होगी, दैट टू कंप्लीटली फ्री। उस फैसिलिटी को एक्सरसाइज करने के लिए आपको बहुत छोटा सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक है, उसके अंदर एनरोल करें। अगर आप पहली बार अनअकैडमी डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड करो, क्लास 12 सिलेक्ट करो, लिंक पे क्लिक करो जो डिस्क्रिप्शन में है क्लास का, उसके अंदर नोटिफाई मी का ऑप्शन होगा, उसमें आप क्लिक कर दें, ठीक है। कोड अगर आपसे मांगता है तो आपको कौन सा लगाना है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड टू अप्लाई द कोड गौरव जी। गौरव जी ही अप्लाई होगा, फ्री के अंदर आप लोग अप्लाई करें, उस क्लास के अंदर एनरोल करें। इस वेडनेसडे को शाम को 4 बजे मैं लॉन्च करने जा रहा हूं उस कक्षा को, तो लाइव मिलेंगे और तहलका मचाएंगे। तो अगर अब तक एनरोल नहीं हुए तो गो एंड एनरोल राइट नाउ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, करते हैं चैप्टर को खत्म। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।